सोचो, अगर आप समुंदर के 7 मील नीचे अपनी टीम के साथ रिसर्च के लिए गए हो, लेकिन एक एक्सीडेंट में ऊपर जाने का पूरा रास्ता ब्लास्ट हो जाता है। अब आप और आपकी टीम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हो, तभी सामने आती है एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि उस गहराई में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि समुंदर के रहस्यमयी जीव भी मौजूद होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उनसे बच पाएंगे? और अगर बच भी गए तो क्या इतनी गहराई से जिंदा बाहर निकल पाना मुमकिन होगा? यही सब हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। आज मैं अंडर वाटर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत हमें धरती के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हिस्से से कराती है, मारियाना ट्रेंच, जहाँ समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा है कि इंसान का वहाँ जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी TN इंडस्ट्री समुद्र के नीचे खुदाई कर रही है। उनका मानना होता है कि समंदर के नीचे ऐसी एनर्जी और मिनरल्स छुपे हैं जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकते हैं। वह छुपे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए एक अत्याधुनिक अंडर वाटर स्टेशन बनाती है। वह 7 मील नीचे तक खुदाई कर चुके थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंजीनियरों और वर्कर्स की एक खास टीम भेजी जाती है। इन्हीं में से एक है हमारी मेन कैरेक्टर नोरा। नोरा एक काबिल और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है। वह वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर काम कर रही है। नोरा जहाँ काम कर रही थी उस जगह का नाम केपलर 822 स्टेशन है। उसका काम है स्टेशन के सिस्टम्स को जिंदा रखना। एक दिन नोरा रोज की तरह अपने काम में व्यस्त होती है। वह स्टेशन के कैप्टन से मिलने के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की ओर जा रही होती है। तभी उसकी नजर दीवार से टपकती पानी की कुछ बूंदों पर पड़ती है। शुरुआत में ये उसे एक मामूली सी टेक्निकल लीकेज लगती है, लेकिन अगले ही पल अचानक समुद्र के भयानक दबाव की वजह से स्टेशन का एक हिस्सा टूटने लगता है। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सेफ रूम की तरफ भागती है। उसके पीछे एक और आदमी भी उसी सेफ रूम की तरफ दौड़ रहा है। ये उसके ही टीम का आदमी था। दोनों सेफ रूम में पहुंचते हैं। जैसे ही नोरा दरवाजा बंद करने वाली होती है, तभी उसे और भी कुछ साथी नजर आते हैं जो अलार्म सुनकर उसी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन समुद्र का पानी इतनी तेजी से स्टेशन को निगल रहा था कि अगर दरवाजा खुला रहता तो सेफ रूम भी भर जाता। भारी मन और मजबूरी में नोरा सेफ रूम का दरवाजा बंद कर देती है और देखते ही देखते अंडर वाटर स्टेशन का वो हिस्सा एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के कारण पूरी तरह तबाह हो जाता है। इतना सब झेलने के बाद नोरा खुद को किसी तरह संभालती है और स्टेशन के कैप्टन को ढूंढने निकल पड़ती है। वह टूटे हुए स्टेशन के मलबे के बीच से गुजर रही होती है। तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक और साथी दिखाई देता है। वह मलबे के नीचे दबा हुआ था। हालांकि वह जिंदा था, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। नोरा बिना वक्त गंवाए उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। आगे बढ़ते हुए नोरा को एक एक करके अपने कई साथियों की लाशें दिखाई देती हैं जो इस भयानक हादसे से बच नहीं पाए थे। यह नजारा उसे अंदर तक हिला देता है, लेकिन रुकने का अब कोई विकल्प नहीं था। यहीं पर नोरा की मुलाकात अंडर वाटर स्टेशन के कैप्टन से होती है। कैप्टन भी जख्मी था। उसके हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी, लेकिन वह हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब सभी लोग मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। इसी बीच वे कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें 2 और लोग जिंदा मिल जाते हैं। इस तरह अब पूरे अंडर वाटर स्टेशन में सिर्फ 6 लोग ही बचे होते हैं। सभी को यह बात साफ समझ आ जाती है कि इस हादसे के बाद यह स्टेशन अब रहने लायक नहीं रहा। अगर वे यहीं रुके तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी बीच नोरा को कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कोई बहुत भारी चीज बेहद तेजी से मूव कर रही हो। शुरुआत में बाकी लोग इसे किसी मशीन या मेटल की आवाज मान लेते हैं, लेकिन नोरा का दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। उसे अंदर से महसूस होता है कि यह आवाज किसी मशीन की नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज की है जो इंसानों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब टीम के सामने एक बड़ा फैसला होता है। टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब इस तबाह हो चुके स्टेशन में रुकना खुदकुशी के बराबर है। उनके पास जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। उन्हें इस स्टेशन को छोड़कर दूसरे अंडर वाटर स्टेशन तक पहुंचना होगा, जिसे CR7 स्टेशन कहा जाता है। लेकिन परेशानी यह थी कि CR7 काफी दूर था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें प्रेशर सूट पहनकर खुले समंदर से गुजरना पड़ता, जो काफी भयानक होने वाला था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहीं से फिल्म की असली सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है। आखिरकार कैप्टन फैसला लेता है, सभी लोग प्रेशर सूट पहनेंगे और खुले समंदर से होते हुए CR7 स्टेशन तक पैदल जाएंगे। यह सफर जानलेवा था, क्योंकि इस गहराई पर पानी का दबाव किसी इंसान को पल भर में कुचल सकता था। ऊपर से सूट में मौजूद ऑक्सीजन भी लिमिटेड थी। मतलब रास्ते में अगर कुछ भी गलत हुआ तो बचने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। डर के बावजूद सभी लोग एक एक करके प्रेशर सूट पहनना शुरू करते हैं। जैसे ही पहला एयर लॉक खुलता है, सभी लोग बाहर कदम रखते हैं। सामने सिर्फ घना अंधेरा। पहली बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। टीम का एक मेंबर इस गहराई पर मौजूद भयानक प्रेशर उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। अगले ही पल उसका हेलमेट क्रैक हो जाता है और वह वहीं सबके सामने दम तोड़ देता है। ये मौत पूरी टीम को अंदर तक हिला देती है।
कैप्टन सबको हिम्मत देते हुए कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा, ये बेस किसी भी समय फट सकता है। इसके साथ ही लिफ्ट तेजी से समुद्र के और भी गहरे हिस्सों की ओर उतरने लगती है। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर उन्हें नीचे से किसी पोर्ट से मदद का सिग्नल मिलता है। कैप्टन लिफ्ट को रोककर पॉल और स्मिथ को उस सिग्नल भेजने वाले क्रू को ढूंढकर बचाने भेजते हैं। दोनों अंडर वाटर सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं। बाहर इतना अंधेरा था कि सूट की लाइट भी बेकार साबित हो रही थी। दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे दोनों उस पॉड को ढूंढ लेते हैं और जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा पॉड किसी अजीब चिपचिपी परत से ढका हुआ था और जब वे उसकी जांच करते हैं तो उसमें कोई मौजूद नहीं होता। आसपास नजर डालने पर उन्हें केबल्स में लिपटी उसी साथी की डेड बॉडी मिलती है। नोरा घबराकर कैप्टन से कहती है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। कैप्टन दोनों को तुरंत अंदर आने का आदेश देते हैं, लेकिन वे दोनों उस डेड बॉडी को देखकर जमे खड़े रहते हैं। उस बॉडी की पीठ के अंदर कुछ हिल रहा था। वे घूर ही रहे थे कि अचानक उसकी पीठ से कोई चीज बिजली की तरह निकलकर पॉल पर हमला कर देती है, लेकिन स्मिथ किसी तरह उस छोटे क्रिएचर को मार गिराता है और दोनों उसे उठाकर लिफ्ट में वापस आ जाते हैं। एमिली उस जीव को जांचती है। उसके टेंटक्स में नुकीले नाखून जैसे पंजे होते हैं। एमिली कहती है कि हो सकता है हमने गलती से इस गहराई में कोई गर्म थर्मल पॉकेट खोल दी हो और वहाँ पहले से कोई जीव रहते हो और हमारी ड्रिलिंग से हमने उन्हें परेशान कर दिया हो। एमिली इतना कह ही रही थी कि अचानक लिफ्ट की पूरी लाइट चली जाती है। लिफ्ट अभी भी समुद्र की तह से 200 मीटर ऊपर थी। नोरा घुटनों के बल बैठकर किसी तरह सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगती है। तभी बाहर समुद्र में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। सबको कुछ अजीब मूवमेंट महसूस होने लगती है, जैसे कोई बहुत भारी और विशाल चीज उनके आसपास घूम रही हो। कुछ ही सेकंड में उनका डर सच साबित हो जाता है। अचानक एक अज्ञात और खौफनाक समुद्री क्रिएचर हमला कर देता है और टीम के एक मेंबर को अपने साथ घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। बाकी लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों में अब वह अकेले नहीं है। डर, थकान और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद टीम रुकती नहीं है, लेकिन दूर से दिखाई देता CR-7 स्टेशन अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका होता है। उस स्टेशन पर जाना इनका बहुत जरूरी था, क्योंकि उस स्टेशन पर कई सारे एस्केप पॉइंट्स थे जिसकी मदद से ये लोग यहाँ से एस्केप कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हुए नोरा को फिर से अपने आसपास कुछ महसूस होता है। तभी पीछे से वो क्रिएचर स्मिथ को खींचते हुए एक गुफा में ले जाता है। नोरा और कैप्टन भी उस गुफा में जाकर स्मिथ को ढूंढने लगते हैं। काफी अंदर जाने पर उन्हें बेहोश पड़ा स्मिथ मिल जाता है। वे लोग स्मिथ को खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं, लेकिन स्मिथ की बंदूक गुफा के अंदर ही रह चुकी थी, जिसे लेने के लिए कैप्टन फिर एक बार गुफा के अंदर जाते हैं। मगर तभी अचानक वो क्रिएचर कैप्टन पर हमला कर देता है। कैप्टन खुद के बचाव में उस क्रिएचर पर अपने चाकू से वार करते हैं। वो क्रिएचर दर्द से तड़प उठता है और कैप्टन को खींचते हुए तेजी से ऊपर की ओर भागने लगता है। अब इस अफरा तफरी में नोरा भी केबल से उलझकर कैप्टन के साथ ऊपर जाने लगती है। उस क्रिएचर की रफ्तार से इतना प्रेशर बनता है कि इनका सूट कभी भी फट सकता था। अब कैप्टन के साथ नोरा भी मर जाती, इसलिए कैप्टन उस केबल को काट देता है जिससे नोरा फंसी हुई थी। नोरा के अलग होते ही कैप्टन प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। अब नोरा आकर CR-7 स्टेशन के सामने गिरती है। नोरा खुद को संभालते हुए बेस के अंदर आती है। कैप्टन को खोकर वो पूरी तरह टूट गई थी। स्मिथ और इमली का कोई पता नहीं था। अब बेस में पड़े उपकरणों की मदद से वो अपना सूट रिपेयर करती है और उसे पहनकर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आगे बढ़ते हुए उसे आखिरकार एमिली दिखाई देती है, जो बेहोश पड़े हुए स्मिथ को खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। नोरा जब एमिली के पास जाती है तो एमिली उसे क्रिएचर समझकर डर जाती है, लेकिन नोरा उसे शांत करते हुए कैप्टन की मौत के बारे में बताती है। यह सुनकर एमिली को भी काफी दुख होता है। इसके बाद ये दोनों स्मिथ को खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। नोरा उनके साथ CR-7 स्टेशन के उस हिस्से पर जा रही थी जहां एस्केप पॉड रखे हुए थे। अब उस बेस पर पहुंचने के लिए बीच में एक पुल था, लेकिन जब यह लोग उस पुल पर आगे बढ़ते हैं तो सामने का नजारा देखकर इनकी रूह कांप जाती है। पुल के ऊपर लटके हुए ऐसे हजारों क्रिएचर मौजूद थे जो गहरी नींद में सोए हुए थे। बेस तक पहुंचने के लिए इन्हें क्रिएचर्स के बीच से होते हुए आगे बढ़ना था। इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोनों कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक क्रिएचर नोरा पर हमला कर देता है। नोरा खतरा महसूस होते ही एमिली को स्मिथ के साथ बेस पर जाने के लिए कहती है। एमिली भी ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो क्रिएचर नोरा को निगलने लगता है। नोरा काफी झटपटाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता और देखते ही देखते वो नोरा को पूरा निगल जाता है। अब नोरा उस क्रिएचर के पेट में थी। वो तुरंत अपना दिमाग लगाती है और उस क्रिएचर के पेट में ही फायर करती है, जिससे वो क्रिएचर तड़पकर वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद नोरा उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकलती है, लेकिन पुल पर लटके हुए वो सारे क्रिएचर अब जाग गए थे। उन्हें देखकर नोरा अपनी गन फिर से रीलोड करती है, लेकिन तभी अचानक उन सारे क्रिएचर्स को कोई ऊपर उठाता है, लेकिन
अंधेरे में वो सामने खड़ी चीज को देख नहीं पाती, इसलिए वो अंधेरे में फायर करके रोशनी में उस चीज को देखने की कोशिश करती है, और जो वो देखती है, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके आगे एक विशाल और खतरनाक क्रिएचर खड़ा था। नोरा उसके सामने एक चींटी के समान। नोरा तुरंत बेस की ओर भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर पूल पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे इतना बड़ा विस्फोट होता है मानो वहां कोई बम फट गया हो। इस धमाके से नोरा जाकर बेस के सामने गिरती है। तभी एमिली उसे लेकर बेस में आती है। काफी संघर्ष के बाद वे एस्केप पॉड स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिस्टम चेक करते ही एक लाल चेतावनी चमक उठती है। ओनली 2 पॉड्स ऑपरेशनल। अब यह बिल्कुल साफ था कि 3 लोगों में से सिर्फ 2 ही जिंदा बाहर जा सकते हैं। नोरा देखती है कि एमिली और स्मिथ एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक दूसरे को खो देने का खौफ भी साफ दिख रहा होता है। और यहीं पर नोरा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि वह खुद बाहर नहीं जाएगी और एमिली और स्मिथ को उनमें बैठा देती है। उन्हें ऊपर की तरफ भेजते हुए वह बस इतना कहती है, जिंदा रहना यही मेरी जीत है। फिर नोरा उस क्रिएचर को देखती है। तब उसे समझ आता है कि ये बड़ा क्रिएचर उन छोटे क्रिएचर्स की माँ है। तभी नोरा नोटिस करती है कि वो बड़ा क्रिएचर अपने बच्चों को रिलीज कर रही है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो स्क्रीन पर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि कई सारे छोटे क्रिएचर्स उन दोनों के पॉड्स का पीछा कर रहे थे। नोरा पैनिक न होकर गहरी सांस लेती है और पेस के पावर कोर को मैन्युअली ओवरलोड कर देती है। मतलब अब कुछ ही सेकंड में एक बड़ा धमाका होगा। और इस पल में भी नोरा बिल्कुल शांत होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो मरते हुए भी बहुत बड़ा काम कर रही है। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये विस्फोट इतना भयानक था कि उस बड़े क्रिएचर के साथ उन छोटे क्रिएचर्स का भी नामो निशान मिट जाता है। यानी नोरा ने एमिली और स्मिथ की तो जान बचा ली थी, साथ ही दुनिया को भी इन क्रिएचर्स से बचा लिया था। एमिली और स्मिथ तो बच गए थे, लेकिन कंपनी इन दोनों को किसी को भी इंटरव्यू देने से मना करती है। साथ ही कंपनी उस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताती। पूरी दुनिया से वो काला सच छुपाया जाता है, ताकि कंपनी पर कोई भी खतरा ना आए और इनका एक काम चलता रहे, यानी सारा सच नोरा के साथ समुद्र की गहराइयों में ही मिट गया।